ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। हेलो बच्चों, आ जाओ सभी। फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी। जल्दी से आओ, थोड़ा अपनी अटेंडेंस दे दो। और मेरी आवाज़ क्लियर है कि नहीं? ओके, आवाज़ क्लियर है। मतलब जैसा कि आपको पता है, इससे पहले एक वीडियो आई थी, एक क्लास हुई थी सेकंड चैप्टर की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। उसमें मैंने थोड़ा सा कुछ वर्क दिया था जो आपने पढ़ा होगा, इसी में कराया है। ठीक है, अब चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज काफ़ी कुछ करेंगे, तो अपनी जो है कॉपी पेंसिल ले लो, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पीछे का क्या क्या पढ़ा था। देखो, हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाना था कि किस तरीके से वर्क डन क्या होता है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी उसी को ही दूसरी तरीके से कहा जाता है कि कोई चार्ज है, उस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके एक पॉइंट पी के पास लेकर आएंगे तो कितना वर्क यूज़ होगा या कितनी एनर्जी लगेगी, हमने इस बारे में जाना था। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखी, किस तरीके से वो स्टोर्ड एनर्जी होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा रिवीजन रिकैप दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। एक्सप्रेशन देखा था पोटेंशियल एनर्जी के लिए, बता देता हूँ क्या था। ये चार्ज था इधर Q, पहले से एक पॉजिटिव था और हमें किस Q नॉट को इस P के पास लेके आना था। तो इधर से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी, और इधर से एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या थी, नेगेटिव साइन में थी। इट मीन्स ये रिपल्सिव फोर्सेस थी, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा था ये। ठीक है, फिर हमने इसका जो है वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था, या फिर बोल सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी थी, U इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी से R E डॉट डी आर। फिर आपको पता चला कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल होती है, इसकी CGS यूनिट अर्ग है, जिसे 10⁻⁷ जूल भी में भी लिख सकते हैं, और एक स्केलर क्वांटिटी है। जो बच्चे और हमारे स्कूल से हटके जो देखते हैं, तो मैं स्टार्टिंग में क्या कराता हूँ, रिवाइज़ कराता हूँ। ठीक है, तो 4-5 मिनट के लिए रिवाइज़ होता है, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट उसमें स्टार्ट कराता हूँ। आई मीन इसी क्लास में ही थोड़ी देर रिवीजन होता है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको इसकी यूनिट भी पता चल गई, आप ड्राइव कर सकते हैं। जूल पर कूलम्ब होता है, या फिर वोल्ट, जो कि अलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम पे भी रखी गई है। इसकी CGS यूनिट क्या है, अर्ग पर कूलम्ब, और 1 अर्ग इक्वल्स टू 10⁻⁻ जूल होता है। और ये 1 स्टेट कूलम्ब, स्टेट क्या था, ये CGS यूनिट में ही चार्ज की यूनिट होती है CGS में। ठीक है, जिसे स्टेट कूलम्ब बोलते हैं। ऐसा यूनिट तो सिंपल कूलम्ब हो गई, CGS में क्या बोलेंगे, स्टेट कूलम्ब। तो 3 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है ये। और इस तरीके से रिलेशन देखा था, मैंने पहले बता चुका हूँ। फिर हमने ये भी फाइंड किया कि 1 वोल्ट क्या होता है। 1 जूल पर कूलम्ब इज कॉल्ड द 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि मान लो चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आया, फिर क्या किया, उसी चार्ज को मैं इस पॉइंट पे लेके आया, तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पे एक हमारा चार्ज है। ठीक है, और हमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इस P पॉइंट पे निकालनी है, और कोई ये सोर्स चार्ज है हमारा, और ये Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लेके आना है। तो इसमें जो है हमारा कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा, वही चीज़ हमने ड्राइव करी थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से देखना। वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ रिवीजन चल रहा है। फाइनली जो रिवीजन हमारा जो रिजल्ट आया था, वो V इक्वल टू KQ/R आया था। K तो आपको पता ही है 1/4πε0 होता है, तो पूरे चैप्टर में K ही लिखा गया है, तो इस चीज़ की आप टेंशन मत लेना कि सर K क्या होता है। K जो है 1/4πε0 ही है। फिर हमने 2 डेरिवेशन कर चुके थे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पिछले वाले चैप्टर में कर दिया था, और इसमें अभी ड्राइव कर दिया पॉइंट चार्ज की वजह से। फिर इसका ग्राफ ड्रॉ किया था। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ये थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, किस तरीके से निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। देखिए यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमने P पॉइंट यहाँ ले लिया और डिस्टेंसेस ले लिए और P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो V1 V2 निकाले थे, ये तो बहुत इजी था। लेकिन R1 और R2 की R1 और R2 की वैल्यू निकालने में आप हो सकता है परेशान हो गए हों, लेकिन जो मैंने समझाया था मैं समझता हूँ सफिशेंट है। एक बार मेरा समझा दो, मैं समझा दूँ, फिर उसके बाद जो आप खुद से करते हो तो बहुत ईजी है। तो R1 और R2 की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाली थी, जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। R1 की वैल्यू क्या आई थी, याद कर लो, रट लो। ठीक है, कई बार होता है कि चीज़ें भूल जाते हो, डेरिवेशन तो पूछी ही जानी है फिजिक्स में, हर डेरिवेशन को अच्छे से रट लो। R1 की वैल्यू ये आई थी, R1 R1 माइनस L cos थीटा अपॉन R। फिर हमने R2 की वैल्यू भी सेम ही थी, बस एक अंतर था, इसमें प्लस था। ये जो आपको दिख रही है ना इक्वेशन नंबर 8, दिखा, इक्वेशन नंबर 8 वही थी। उसके बाद वैल्यूज पुट करी थी। फाइनली हमारे पास जो आया था फॉर्मूला, एक जो था KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर था। फिर इसमें हमने जो है डायरेक्शन शो करने के लिए यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा था। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी स्पेशल केसेस थे। अभी जिसका डेरिवेशन हमने अभी किया, जो मतलब किया नहीं, जो पहले कराया था, जो अभी रिवाइज कराया, उसमें जो पॉइंट था P वो किसी भी डायरेक्शन में था। लेकिन स्पेशल केसेस ये कहते हैं कि अगर वो डायरेक्शन बिल्कुल ये जो C पॉइंट पे जो हम निकाल रहे हैं वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो डाइपोल के, तो थीटा 90 डिग्री हो गया। थीटा 90 डिग्री मतलब पोटेंशियल बिल्कुल जीरो, क्योंकि cos 90 इज़ जीरो। फिर आगे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पे निकाला, और वो भी जब सीधे पॉइंट पे होगा, एक्सियल पॉइंट पे, यहाँ। ठीक है, ये जो एक्सियल पॉइंट है इधर, मतलब ये तो डाइपोल हो गया, ये वाला डाइपोल हो गया, और यहाँ पॉइंट निकाल दिया, तो मतलब थीटा 0 डिग्री, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो इससे हमें एक चीज़ पता चली कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है और एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब है यहाँ से बेसिकली क्लास स्टार्ट होती है, वो तो मैं रिवीजन करा रहा था आपका। अब हम ये देखते हैं कि रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, V और E में क्या रिलेशन है। बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, आपको इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, अब आप ये चीज़ तो जानते हैं कि E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, K इक्वल टू 1/4πε0 है। उम्मीद करता हूँ आखिरी बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। ठीक है, कि K की वैल्यू क्या है, यहाँ K यूज कर लिया गया 1/4πε0, बार बार वैसे आपकी बुक्स में ये चीज़ लिखी होगी। ठीक है, अब E की वैल्यू ये हमें पता है, V की वैल्यू ये चीज़ हमें पता है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को यानी E अपॉन V डिवाइड कर लिया। ठीक है, डिवाइड करने पे हमें क्या मिला, डिवाइड करने पे कुछ इस तरीके से स्थिति बनी, KQ से KQ काट दिया, R से R काट दिया, तो सिर्फ सिंगल R बचा। तो हमारे पास फाइनली रिलेशन ये आ गया, V इक्वल टू ER। यहाँ से हम एक नई यूनिट भी बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यानी क्योंकि E इक्वल टू V अपॉन R भी तो होगा इससे। भाई अगर V इक्वल टू ER है, अब R नीचे चला गया तो V अपॉन R हो गया। अब V की जो वोल्टेज जो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वोल्ट यूनिट है, और R जो है वो मीटर है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट जो है लेंथ की वही रखेंगे, तो वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। और इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी कि जब बहुत सारे चार्ज हों एक सिस्टम के अंदर, जैसे यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, इधर Q3 है, और ये इधर नंबर ऑफ चार्जेस ले लिया, एक तरीके से फॉर्मूला बनाने के लिए Qn ले लिया। तो हमें P पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। फॉर्मूला तो पता ही चल गया होगा, V इक्वल टू KQ अपॉन R। ठीक है, ये तो पोटेंशियल का पता चल गया। अब हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बहुत इजी है डेरिवेशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लगता है इसमें भी। देखो, P से लेके
Q1 तक का डिस्टेंस कितना R1, तो V1 की वैल्यू क्या हो गई KQ1/R1। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू V2 KQ2/R2, क्योंकि डिस्टेंस P से लेके Q2 तक का डिस्टेंस क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, मतलब V2 था। ठीक है। अब इसी तरीके से सिमिलरली V3 V4 अगर हम एक फॉर्मूला बनाते हैं इसमें कि Vn = KQN/Rn, KQN/Rn। ठीक है। इसमें जो अब n जो है कोई नंबर ले लिया, n इज़ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, n इज़ एनी नेचुरल नंबर कि n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अब इसे ऐड कर दो सारे पोटेंशियल को, सारे पोटेंशियल ऐड किया तो आपको दिख रहा है KQ1/R1, KQ2/R2, ये सारे जो हैं ऐड कर दिए और K कॉमन ले लिया। K कॉमन निकाला तो बाहर कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन गया, V = K summation of I tends to I = N and I = 1 QI/RI। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। क्लियर है? ओके। अब जो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग आपको बताता हूँ मैं। थोड़ा सा पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर इसका मीनिंग समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, यानी किस तरीके से पोटेंशियल जो है चेंज होता है दूरी के हिसाब से। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगी आपके। दोबारा से समझिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट उस चिड़िया का नाम है कि जब पोटेंशियल जो है दूरी के साथ बदलता है, दूरी के साथ बदलता है, यानी पोटेंशियल यहाँ पे कुछ था, मान लो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कुछ यहाँ पे डेवलप हुआ। ठीक है। अब क्या किया, ये पोटेंशियल धीरे धीरे जब हम दूर हो रहे हैं, यानी यहाँ पे कुछ पोटेंशियल, अब इस चार्ज से हम दूर होते जा रहे हैं, दूर होंगे तो पोटेंशियल में भी बदलाव होगा। बदलाव होगा मतलब कम होगा, डिक्रीज़ होगा। ये चीज़ याद रखना कि जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, और उस कम होने को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल दिया गया। इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो साइन है E = -dV/dr है, वेक्टर फॉर्म में लिखें, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, समझ में आया? स्केलर फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं dV/dr, जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस का साइन लगा देते हैं, और dr के साथ जो है आप देख रहे हो एरो है यहाँ पे, तो वेक्टर फॉर्म इसलिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 1 मार्क में आपको सुनाई दिया होगा 8। ठीक है। थोड़ी तबीयत जो है ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा एनर्जी भी कम रहती है 1-2 दिन से, तो आप थोड़ा मैनेज करिएगा। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, यहाँ समझिए कि 1 मार्क क्वेश्चन कैसा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होगा। अभी हमने जो पढ़ा है ना फॉर्मूला dV/dr, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है। और यदि देखिए आप ये वाली चीज़ जो फर्स्ट पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि जो ये तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, अगर इसमें P से डिनोट कर दूं, ठीक है, यही तो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, डिनोट भी मत करो, और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक दूसरे के क्या है, बराबर है। आगे जो अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेज। जो चीज़ मैं अभी कहने वाला था ना आपसे कि आप ये चीज़ समझना कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आगे की तरफ ऐसे मूव हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इधर, और यहाँ पे कुछ अलग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहाँ पे कुछ अलग है ये वाला पॉइंट पे। तो कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे की तरफ मूव कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इस वाले पॉइंट पे जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, एक मिनट में चेंज करता हूँ ये कलर। अब ठीक है, यहाँ पे जो सर्कल कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है कंपेयर टू यहाँ पे, ठीक है। तो जितने पास होगा, चार्ज के पास होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीज। अब इसका उल्टा वाइस वर्सा हो गई है प्रॉपर्टी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, फिर भी बता देता हूँ कि इस तरीके से मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो रहा है, दूर जा रहा है। दूर जा रहा है मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम देख रहे हैं तो दूर जा रहा है, लेकिन दूर जाने का मतलब समझ में आया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, लेकिन वापस जब आते हैं तो इसी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है। यहाँ समझ में आया? ठीक है, देख लो, एक बार पढ़ लो, नोट कर लो। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आखिर क्या है। इक्विपोटेंशियल, इसके नाम से पता चल रहा होगा आपको। अगर इसे ब्रेक करते हैं हम इक्विपोटेंशियल को, इक्वी प्लस पोटेंशियल यानी इक्वल प्लस पोटेंशियल, यानी जिस सरफेस पे पोटेंशियल हमारा सेम होगा वही हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस at every point of which potential is same. इक्विपोटेंशियल इज दैट सरफेस जहाँ हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। देखो जिस तरीके से मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, तो यहाँ देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये चीज़ तो पता होगी, पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये पॉइंट देखिए, यहाँ जो पूरा सर्कल हो रखा है V2, यानी इस पूरे सर्कल पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसी तरीके से V1 वाला जो आपको सर्कल दिख रहा है पूरा, उस पे पोटेंशियल सरफेस जो इक्विपोटेंशियल है सरफेस है वो, ठीक है। अब आप ये चीज़ समझिए कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट V2 इज ग्रेटर देन V1, क्योंकि पोटेंशियल जो है ज़्यादा किसका होगा, V2 का एज कम्पेयर टू V1। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लेन सरफेस एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपको ये बनाने हैं कॉपी में डायग्राम भाई, ठीक है। ये चीज़ समझ लो कि जो है आपको जो है बनाने हैं ये डायग्राम। कैसे, ये चीज़ समझिए कि एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि चार्ज प्लेट है, ये चार्ज सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और यहाँ पे कोई होगा। आपको इस तरीके से बनाना है ये, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से बना लो, बाद में वीडियो देख लेना, बुक से बना लेना, कॉपीज देख लेना, करना जरूर है लेकिन, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि इसमें जो VA है यानी जो पोटेंशियल एट सरफेस A है वो VB से बड़ा होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अब अच्छे से। जितना दूर हो रहा है चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी बाहर निकल रही है उतना उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो रहा है। ये भी आपको बनाने के लिए आता है एग्जाम में। ड्यू टू 2 इक्वल चार्जेस, 2 इक्वल चार्जेस की वजह से हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप ये चीज़ देख लो कि पॉजिटिव चार्ज से सिर्फ बाहर ही निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो एक सरफेस दे रखा है, ये चीज़ देखो, दिख रहा है A और B, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा A और B, तो इसमें पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। डाइपोल की वजह से भी, डाइपोल आपको पता ही है क्या होता है, 2 चार्जेस अलग अलग पोलैरिटी के बीच की दूरी 2L, तो वो डाइपोल कहलाता है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन आपको भी पता होगा, पहले बताया बहुत अच्छे से आपको। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ डाइपोल, बाहर निकल रही हैं, इधर से एंटर हो रही हैं, ध्यान से देखना, नेगेटिव वाले से एंटर हो रही हैं। ये चीज़ समझ में आ गया? ओके, इक्विपोटेंशियल का अच्छे से याद कर लो, डेफिनेशन क्या होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू सेम चार्जेस, ड्यू टू प्लेन सरफेस, ठीक है, ड्यू टू सिंगल चार्ज। सारे कराएं अभी, ये वाले यहाँ से ये बनाना है, फिर ये वाला, देन दिस वन, देन दिस वन। अब थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं आपके एग्जाम, आपके जो है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रिक
इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ध्यान समझिएगा कि जब हम चार्ज को मूव करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, तो वहाँ पे वर्क डन जीरो होता है। क्यों होता है, यही चीज़ आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। आप ये चीज़ समझिए, ये फॉर्मूला आपको याद है कुछ? सिंपल फार्मूला यही तो होता है, V = W/Q, यही होता है ना। W इज़ द वर्क डन और V इज़ द पोटेंशियल। अब मैंने क्या किया कि 2 पॉइंट ले लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। अब ध्यान रखना, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने बोला, मतलब कि इस सरफेस पे हर जगह क्या होगा, पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो सेम होगा। मतलब VA भी इक्वल VB भी इक्वल। अब VB माइनस VA ले लिया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हम वर्क डन ले रहे हैं कि A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक का। समझ में आया? अब हमें पता है VB = VA है, तो VB = VA है तो आपस में कट गए ये, या फिर VB = V ले लो और VA = V ले लो, तो आपस में ये कटे, जैसे एरो लगा रखा है, तो हमारा वर्क डन भी जीरो हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि एट इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज जीरो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द वर्क डन। यहाँ समझिए ये चीज़, व्हाट इज़ द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B। ठीक है, हमें एक सरफेस दे रखा है, सर्कुलर सरफेस। अब हम यहाँ से इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक जब जाते हैं तो कितना वर्क डन होगा, क्योंकि ये भी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, सोचिए ज़रा। ठीक है, देखो इससे पहले ही मैंने ये चीज़ बताई थी कि यहाँ समझो आप, मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इस तरीके से, माफ़ कीजिएगा थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, आपको स्ट्रेट बनानी है। अब मैंने क्या लिया कि एक सर्कल ले लिया एक और। अब इस सर्कल पे जो मैं अभी बनाया मैंने, ये वाला जो है, इस सर्कल पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम होगा, जब तो एक पोटेंशियल सरफेस हुआ ये, तो पोटेंशियल सेम हुआ। देखिए ये चीज़ भी कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी सेम है और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी सेम है। दूरी सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो बराबर होगा ना, पॉइंट A और पॉइंट B पे। पॉइंट A और पॉइंट B पे बराबर हुआ तो हमने V मान लिया उसे, VB की वैल्यू भी V और ये भी वैल्यू V, आपस में कट गए तो यहाँ भी वर्क डन जीरो। समझ में आया? अब एक और डेरिवेशन करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इक्वी पोटेंशियल, इन्हें तो माफ़ कीजिएगा, सेकंड पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के, बिल्कुल परपेंडिकुलर। इट मीन्स माइंड में लाना, कहीं ना कहीं हमें एक थीटा बनना चाहिए, थीटा में भी 90 डिग्री आ जाए तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और हम ये भी मान लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये चीज़ समझिए, मैंने शुरू में ही ड्राइव किए हुए हैं ये वाले फॉर्मूले, जब इसकी पहली क्लास आई थी। तो ये तो सिंपल हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, वैसे भी V भी लेते थे स्टार्टिंग में, लेकिन अभी 2 पॉइंट लेते हैं तो VB माइनस V हो गया। ठीक है, अब क्योंकि VB और VA क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो गया। यहाँ चीज़ समझना कि ये वाला पॉइंट जो है ये जीरो हो गया। ठीक है, अब ये जीरो हुआ तो इसका इंटीग्रेशन साइन भी जीरो में घुस गया, मतलब कहने का मतलब है ख़त्म हो गया। तो E डॉट dr = जीरो हो गया। अब जब ये डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो E dr cos थीटा होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो 0 डिग्री है, अब किस एंगल पे cos थीटा की वैल्यू 0 होती है, इतना तो पता होगा बायोलॉजी वाले को भी। बताओ जल्दी, कमेंट में लिखो एक बार, 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, और बायोलॉजी वाला स्टूडेंट हो तो वही लिखना, वैसे लिखा हुआ है सामने 90 डिग्री पे। ठीक है, तो हुआ ये कि हमें ये पता चल गया
कि ई डॉट डी आर, एक मिनट रुकिए, अब ठीक है, ई डी आर कॉस थीटा बराबर कॉस 90 है। ये समझ में आ रहा है? कॉस 90 जो है जीरो हो गया, मतलब कॉस 90 जीरो होता है, जीरो की जगह मैं कॉस 90 भी लिख सकता हूँ। तो हमारा थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री, 90 डिग्री थीटा हुआ। तो हमने मान लिया कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर है। चलो आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि एंटायर कंडक्टर, अंदर से या बाहर से, पूरा का पूरा कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, देखो कैसे। थर्ड पॉइंट, टू, ये इक्विपोटेंशियल की प्रॉपर्टीज़ ही चल रही हैं, आपको इक्विपोटेंशियल हेडिंग डाल के यहाँ तक लिखना है पूरा जो समझाया है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं कर सकती इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं कर सकती, ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया, इंटरसेक्ट किया, तो देयर विल बी टू वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। ये चीज़ समझ में आ रहा है? यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, अगर ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यूज़ हो जाएंगी, और बल्कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वैल्यूज़ सेम होती है हर पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, अलग अलग हो गई। इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो हम कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आगे बढ़ते हैं अब पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था ना पीछे, अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, यानी वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वर्क डन टू ब्रिंग अ ग्रुप ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ ध्यान समझिएगा कि बहुत सारे चार्जेस को, मान लो मैंने डिसाइड किया कि किसी एक पॉइंट पे लाना चाहता हूँ मैं, एक चार्ज इधर भी, एक चार्ज इधर भी और एक चार्ज इधर भी, यानी इन्फिनिटी से इन चार्जेस को मैं यहाँ पे ले आया, यहाँ पे ले आया, इधर भी ले आया और इधर भी ले आया। ठीक है, लाने से हुआ क्या कि हमें, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इन चार्जेस की वजह से, और वो भी अगेंस्ट में हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो हम वही उस पर पोटेंशियल एनर्जी जो है फाइंड करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ कि वी हैव टू फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग अ ग्रुप ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला केस देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस की वजह से। देखो एक मिनट वेट करिए, देखो जो ए पॉइंट है, मान लो स्टार्टिंग में यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ खाली था। ठीक है, इस तरीके से था, ये सिर्फ इक्वेशन ऐसे थी, ये तो एक्सिस बना दी, एक्सिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लो कि कोई Q1 चार्ज था, अब मैं इसे उठा के यहाँ पे लेके आया, इधर Q1 ले आया, ये इन्फिनिटी पे था, इसे यहाँ Q1 ले आया, Q1 चार्ज को इस पॉइंट पे ले आया, जिस पॉइंट का नाम दिया गया ए पॉइंट, जो आपको एरो, अभी एरो में मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो अब हुआ ये कि जब हम इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को लेके आए पॉइंट ए तक, जब क्या था, वर्क डन 0 होगा, क्योंकि इससे पहले कोई भी चार्ज नहीं था हमारे सिस्टम में। भाई हम Q1 को इन्फिनिटी से लेके आए और ए पॉइंट पर रख दिया, लेकिन वर्क डन हमारा अभी भी 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना कि वर्क डन जो होगा वो हमारा 0 होगा अभी, पहली सिचुएशन के लिए, पहली कंडीशन के लिए, जब हम चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पॉइंट पर लेके आए, इस वाले पॉइंट पर, तो वर्क डन हुआ 0। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं थी, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, सो देयर इज़ नो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही मौजूद नहीं होगी तो वर्क डन होगा कैसे? ठीक है, तो हम इस सिचुएशन में, अब आपको लग रहा होगा कि Q 0 होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशंस, अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर,
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब ही मौजूद होगी जब कोई पॉजिटिव चार्ज पहले से ही उस सिस्टम में प्रेजेंट होगा, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। तो अभी जो पहले केस में वर्क डन जो होगा वो 0 होगा, इसलिए आपको W1 0 दिख रहा है। बहुत अच्छे से समझ लो ये चीज़ कि W1 की वैल्यू 0 हुई है, क्योंकि जब हम चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से, मान लो यहाँ इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी से यहाँ लेके आए तो इस सिस्टम में कोई भी पहले से ही कोई सोर्स चार्ज नहीं था, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रही। स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट कराई थी पहले लेक्चर में, ये तो लेक्चर नंबर 2 है, जब समझाया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स आपस में एक्ट करती हैं, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल फील्ड ही नहीं है, वो 0 हो गई, तो पहले में वर्क डन 0 हो गया ये। अब हम दूसरे की बात करते हैं। अब मान लो कि हमने Q1 ला के यहाँ रख दिया। अब क्योंकि Q1 यहाँ पहले से ही प्रेजेंट है, ये चीज़ समझना भाई, ये चीज़ समझना कि Q1 जो है यहाँ पहले से ही प्रेजेंट है। अब Q2 को मैं इन्फिनिटी से यहाँ ला के रख देता हूँ, तो अब तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, क्योंकि Q1 तो यहाँ पहले से ही है। अभी पहले से क्या, अभी मैं लेके आया हूँ, इसके लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि Q2 यहाँ पे आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से Q1 की वजह से Q2 पे लगेगी, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B इज क्या होगा, W2 इक्वल टू Q2 इंटू V1, जो पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चार्ज Q1 की वजह से लग रहा है, तो W2 इक्वल टू Q2 इंटू V1। बहुत ध्यान से समझ लेने वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रिलेशन तो समझ में आ गया होगा ना, V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, W अपॉन Q। तो W तो हमें निकालना ही है, W2 ले लिया उसे, क्योंकि वर्क डन दूसरे चार्ज के लिए कर रहे थे, दूसरा चार्ज था Q2 था, लेकिन पोटेंशियल V1 होगा हमारा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको, सिंपल है, ठीक है। अब हमें पता है, वी नो दैट V इक्वल टू KQ अपॉन R होता है। अगर मैं इससे V1 की वैल्यू निकालता हूँ तो V1 की वैल्यू KQ2 अपॉन R12 ये नाम दे दिया गया भाई इसे, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो लाइन जो डिस्टेंस दे रखी है ना, ये हमने R12 की नाम दे दिया गया इसे। क्यों, क्योंकि इसमें वेक्टर लॉ लगी है एडिशन वाली, तो इसे R12 बोलेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम Q1 चार्ज टू Q2 चार्ज, इसलिए R12 बोला गया। W2 समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इसी चीज़ का। W2 की वैल्यू आ गई Q2 अपॉन, यहाँ पे जो ये वाला जो सर्कल है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे W2 इक्वल टू Q2 V1 है, और यहाँ W2 इक्वल टू Q2, ये वाला जो पोर्शन आया, ये जो मैंने दोबारा किया, ये वाला यहाँ से रखी है वैल्यू, ठीक है। तो KQ1, माफ़ कीजिएगा, Q2 KQ1 अपॉन R12, तो W2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये वाली, वर्क डन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। टोटल पोटेंशियल एनर्जी, फिर से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, तो KQ1 Q2 अपॉन R12, तो यहाँ पे जो W1 है ये तो 0 था शुरू में ही, और W2 की वैल्यू ही है ये वाली जो है, समझ में आ गई ये चीज़। यहाँ पे हमारा डेरिवेशन ख़त्म होता है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 चार्जेस, 2 चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 3 चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, 3 चार्जेस की वजह से क्या होगी। अब अच्छे से समझ लेना ये चीज़, डायग्राम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे जब सिस्टम ऑफ चार्जेस आएंगे। अभी तो 3 चार्ज आए हैं बस, तो समझ लो कि ये हमारा इधर Q1 है, Q2 चार्ज एट पॉइंट B, Q3 चार्ज एट पॉइंट C, ये R1 है दूरी पॉइंट O से Q3 तक की R3 है, और ये जो हमारा Q2 है उसमें जो दूरी है वो R2 है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि
जब हम ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला इस तरीके से, ये R1 ये R2, तो ये R12 हो गया। जब ऐड करेंगे तो पोजीशन वेक्टर R12 आया। अगला देखो कि 0 से जहाँ अब मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये वाला R1 ये R2 है, ये R3 है, तो ये R23 हो गया। पॉइंट R23 मतलब जो पॉइंट C की तरफ पोजीशन वेक्टर है। R13 आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला डायग्राम जो बना है इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? देखो मैं इसे जो समझा देता हूँ और थोड़ा सा देखो, मान लो ये Q1 है चार्ज, इधर Q2 है। ये तो हम लेके आए हैं इन चार्जेस को, ये तो पहले से ही डायग्राम पूरा बना देता हूँ, इसलिए अजीब वैसे लगता है कि पहले से ही कहाँ से आ गए। ये पॉइंट O है, तो यहाँ से एक दूरी, फिर इधर से दूरी और इधर से दूरी, कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम दिख रहा है ऐसे। फिर मैंने सारी लाइंस को ज्वाइन कर दिया, ये तो इस तरीके से काइट की फॉर्म में बन रही है, ठीक है। अब सेम चीज़ होगी फिर से वही कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q1, इस चार्ज Q1 जो कि पॉइंट A पे है, इस Q1 को जब मैं इन्फिनिटी से A पे लेकर आया तो वर्क डन हुआ 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं थी? क्योंकि कोई चार्ज पहले से ही था ही नहीं। भाई Q1 ही तो लेके आए, पहले से तो कोई नहीं था ना कुछ भी। अब मान लो कि Q1 आ गया, अगर Q1 आ गया तो अब वर्क डन टू ब्रिंग अ Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R12। ये चीज़ क्लियर है, पहली वाली डेरिवेशन से हम कर चुके हैं। अब हम W3 की बात करते हैं। अब हमें क्या करना है? वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C। अब ये मानो कि चार्ज Q1 आ गया, Q2 आ गया, अब Q3 को लेके आ रहे हैं, तो जो Q3 होगा वो ये चार्ज Q1 भी इस पर कुछ इफेक्ट करेगा और चार्ज Q2 भी कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा। तो जो हमारा, एक मिनट रुकिए, जो W3 आया है ये क्या है? K Q1 Q3 अपॉन R13। R13 पोजीशन वेक्टर आपको डायग्राम में अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम दिखा चुका हूँ कि जब वर्क डन हुआ टू ब्रिंग अ चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C, तो उसमें Q1 और पहले Q3 का रोल हुआ। Q1 चार्ज पहले से ही था और Q3 आया, Q3 को तो हम लेके आए। फिर दूसरी बार में उसमें वर्क डन दूसरा जो लगा, चार्ज Q2 और Q3 का रोल आया यहाँ पे, और पोजीशन वेक्टर R23 आया। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। जो भी पोटेंशियल इफेक्ट कर रहा है वो चार्ज Q1 जो है Q3 पे भी करेगा और Q2 जो है Q3 पे भी करेगा, ठीक है। तो हमने W1 W3 निकाल दिए, 2 निकाल दिया। अब सबको ऐड कर दो, ऐड करने पे ये चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। अभी तक हमने 2 चार्ज का देखा, 3 का देखा। अब आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि जब आप ये चीज़ निकालते हो, जहाँ मैंने सर्कल किया Q1 Q2 R1 1 2, ठीक है, डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर R12, Q1 Q3 तो पोजीशन वेक्टर 1 और 3 का है, Q2 Q3 पोजीशन वेक्टर भी 2 और 3 का है, आपको दिख रहा होगा R23 है, ठीक है। ये चीज़ अभी यूज़ होगी जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए। अब आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा भयानक सा, डर मत जाना, इसे देख के बहुत ईजी सा है। देखो होता ये है कि एक चार्ज Q1 इधर है, Q2 यहाँ है, Q3 इधर लिया, Q4 इधर और Qn ले लिया इसमें मैंने। अब अगर Qn इज़ द नंबर ऑफ चार्जेस, यानी n नंबर ऑफ चार्ज। अब बहुत सारे चार्जेस हो गए, अब उन बहुत सारे चार्जेस को मैंने n मान लिया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब ये मैं डायग्राम थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे बना होगा। ये जैसे बनाया है, Q2 Q1 इधर, Q4 रखा, Q3 इधर और इधर Qn, ऐसा ही कुछ है। इस पॉइंट से ले लिया, इस वाले से, यहाँ से लिखा, इसको फिर ऐसे ज्वाइन करना है, फिर इस तरीके ऐसे पूरी लाइन खींचनी है, फिर आपस में इन लाइंस को ऐसे जोड़ते हुए चले जाना जैसे इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है। वो हमें डिस्टेंस देखना है ना। आप अच्छे से जब खुद से बनाओगे ना, ये तो मैंने बना रखा है पहले से ही, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब इसे खुद से बनाओगे ना दूरियाँ, क्योंकि इसलिए मैंने 2 चार्ज लिए थे, फिर 3 चार्ज लिए, अब अब बहुत सारे चार्ज ले लिए। अब वही बात रहेगी, डेरिवेशन सबका इसमें ऑलमोस्ट जो है सेम है। कैसे?
अब वर्क डन हो रहा है टू ब्रिंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट 0। पहली बार में तो कोई चार्ज है ही नहीं। जब मैं इस चार्ज Q1 को लेके आता हूँ, मतलब चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से यहाँ लेके आता हूँ, उस वक्त ये वाली चीज़ तो मौजूद थी नहीं ना, कुछ भी नहीं था इनमें से। तो वर्क डन क्या हुआ, W1 0 हो गया। लेकिन अब जब हम Q2 को लेके आते हैं तो Q1 Q2 अपॉन R12, पोजिशन वेक्टर R12 है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। वर्क डन 2 हो गया, यानी W2 यानी चार्ज Q2 आ गया। अब हम क्या देखते हैं, चार्ज Q3 को। Q3 को चार्ज कैसे निकालेंगे, देखो। अब जो चार्ज Q3 है, मान लो अभी ये वाला हमें जो है इन्फिनिटी से इसे यहाँ लेके आए, ये दोनों अभी भी नहीं आए थे चार्जेस, Q4 नहीं आया था, तो सिर्फ Q1 का इफेक्ट रहेगा और Q2 का इफेक्ट रहेगा चार्ज Q3 के ऊपर, जो इसके वर्क डन में चेंजेस लाएगा। कैसे, सबसे पहले में K Q1 और Q3 यानी R13 हो गया ये, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या हुआ इसका, फ्रॉम चार्ज Q1 टू 3। ये चीज़ R13 आपको बताता हूँ, देखो कैसे है। ये वाली जो दूरी है Q1 से लेके यहाँ तक की Q3 की, ठीक है। जब Q2 का इफेक्ट आएगा तो ये वाला आ जाएगा R23, ये R13 आया था। ये चीज़ समझ में आया, Q3 का I मीन R13 हो गया, Q2 Q3, और ये वाला पोर्शन नहीं है भाई, इसे मत लिखना, ये चीज़ अलग है, ठीक है। ये वाली जो है इसको नहीं लिखना है, ये एक्स्ट्रा लिख दी गई है। उसके बाद हम लिखते हैं W4 के लिए, यानी जब वर्क डन चौथे चार्ज को लाने के लिए यूज होगा, तो तीनों चार्ज इसका इफेक्ट होगा, पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे के ऊपर। तो Q1 Q4, Q2 Q4 और Q3 Q4। ध्यान से देखना, पैटर्न बन रहा है इसके पोजीशन वेक्टर में भी। जो चार्ज Q3 Q4 है वैसे ही पोजीशन वेक्टर R3 R4 है, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद रहे आपको। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, सबको एक साथ ऐड कर दो। ऐड करने पे ये आ जाएगा। अब ऐड करने पे ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये वाली, इसको क्या करते हैं हम, n चार्जेस के लिए लिखते हैं। तो n चार्जेस में क्या सेम होगा, Qi और Qj, क्योंकि हमारा देखो ध्यान से देखोगे Q1 है, Q1 Q2 अपॉन R12 है इधर, और ऐसे ही Q1 Q3 है। चेंजेस हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो हमने क्या लिया, K बाहर ले लिया इसमें से। एक मिनट रुकिए। तो आपको समझ में आया किस तरीके से करना है n चार्जेस के लिए। अब जो इक्वेशन दिख रही है, ये चीज़ देखिए, जो यहाँ K/2 लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिए, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं इधर K/2 जो इक्वेशन बनी, इस तरीके से जो सम्मेशन लेके बनाई हुई है, इसमें हमने सम्मेशन लेके Qi Qj अपॉन Rij, और I इज़ नॉट इक्वल टू J, इसमें I और J की वैल्यू सेम नहीं होंगी। और यहाँ जो K/2 डिवाइड किया हुआ है ना, इसलिए किया है क्योंकि हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनानी है इसमें। लेकिन जब I की वैल्यू हमने 1 रखी, ठीक है, और एक बार J की वैल्यू भी देखेंगे 1 रखे, तो यहाँ Q1 और Q1 आ जाएंगे ना, दोनों तरफ Q1 आ जाएंगे, तो रिपीट होंगी वैल्यूज़, रिपीट होंगी तो दोनों की दोनों ऐड होंगी। वो ऐड होने पे हमने क्या किया, 2 से जो है डिवाइड कर दिया गया, और इस तरीके से फॉर्मूला बनाया ये, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं रिपीट होंगी इसमें ट्वाइस, 2 बार रिपीट होंगी, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया गया है ताकि इक्वेशन जो है सिंपल बने हमारी। वैसे तो इक्वेशन ये बनेगी सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए, Q4 तक ले लिया, लेकिन जब Qn के लिए लेंगे तो हम ये वाली चीज़ निकालेंगे, और I इज़ नॉट इक्वल टू J भी लिख देंगे, क्योंकि जब हम I इक्वल टू J लेंगे स्टार्टिंग में, जब मान लो कि ले लिया कि I भी 1 और J भी 1, तो 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। यही चीज़ लिखी है कि 1/2 मल्टीप्लाई इन दीज टर्म्स बिकॉज ईच टर्म इज़ रिपीटेड ट्वाइस, सो वी हैव टू निगलेक्ट, और हमें निगलेक्ट करना है, 2 बार ना रिपीट हो हर एक टर्म, उसे निगलेक्ट कर दो, ठीक है। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे इसे, वही सेम जो इससे पहले अभी किया है ना, सेम डायग्राम बनाया, लेकिन अब बात ये होगी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, बाहरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पहले से ही हर चार्ज के ऊपर मौजूद है। तो आप ये चीज़ देखिए, चार्ज A पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है,
VR1 या फिर VR1 हो गया, ठीक है। और इसमें Q2 VR2, इधर Q1 VR1। इसी तरीके से इस पे भी Q4 पे भी एक पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पहले से ही मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो आगे देखना, अब अगर थोड़ा और समझ में आएगा कि वर्क डन टू ब्रिंग अ Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, यानी कि पॉइंट A पे लेके आना है। अब ये डायग्राम तो माइंड में बैठ गया होगा ना कि ABCD कहाँ, A पे हमेशा Q1 है, B पे हमेशा Q2 है, C पे Q3 है, D पे Q4 है। अब की बार जो वर्क डन होगा वो Q1 जो W1 है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड कुछ ना कुछ है। मतलब कि वर्क डन होगा Q1V, जो V इक्वल टू W/Q फॉर्मूले से आया ना, तो W1 इक्वल टू V1 और Q1 और V। R1 जो है पोजीशन दिखाने के लिए लिखा है, आप सिंपली इसे Q1V भी लिख सकते थे। अब Q2 की तरफ देखते हैं। वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। अब B पॉइंट पे जब Q2 को लेके आएंगे, चार्ज Q2 को लेके आएंगे, तो एक तो वर्क डन ये होगा जो Q1 की वजह से लग रहा है उस Q2 के ऊपर, ठीक है। यही तो होता है। आपने वर्क डन तो निकाल लिया है ना, मैंने डेरिवेशन सब कुछ करी है। और एक Q2 पे पहले से ही जो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो वर्क डन लग रहा है Q2V, ये चीज़ क्लियर है। जो वर्क डन पहले से ही है, यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये वर्क डन वो है जो पहले से ही एक्सटर्नल फील्ड की वजह से मौजूद है। समझ में आया। अब W3 पे कैसे, एक तो चार्ज Q1 से लगेगा Q3 पे, Q2 से लगेगा Q3 पे, और एक वर्क डन Q3 पे जो पहले से ही है, सबको ऐड कर दिया। ऐसे ही Q4 पे। बहुत इजी सी डेफिनेशन है, डेरिवेशन है इसकी, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब इन सबको जो है W4 भी निकाल लिया हमने, इसी तरीके से Q4 भी रहेगा यहाँ पे। अब ऐड कर दो, सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ये वाली आई हैं, तो ऐड करने पे हमने निकाल लिया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है चार्जेस की वजह से, 4 चार्जेस का ही निकाला। n चार्जेस मैंने यहाँ पे दिया हुआ था, वैसे इधर लिख के हम n चार्जेस भी ले सकते हैं। तो वही इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन की फॉर्म में बना दो इसको भी, और निकल आएगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, माफ़ कीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जो है ऐसे निकल के आएगी। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई। तो आज हमने जो है थोड़ी सी लंबी क्लास ली है, क्योंकि बीच में गैप रहता है एक दिन का। तो आप जो है अपना काम पूरा करिए विद द हेल्प ऑफ माय नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो आपके पास जो भी बुक है रिफ़्रेशर, आइदर प्रदीप की है कि कोई और है फिजिक्स की, या प्रदीप है, या फिर और भी कोई रिफ़्रेशर है, या फिर NCERT है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और इनका भी हेल्प लीजिए, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझा दिया है पूरा अच्छे से, ठीक है। जब कॉपी में करोगे तो जो कुछ 1-2% समझ में नहीं आता वो भी समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ चैनल को, वीडियो को, उन पे भी सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करवाओ, क्योंकि अब रेगुलर क्लासेस हो रही हैं 12th की, फिजिक्स की और मैथ की भी हो रही हैं, और केमिस्ट्री की, सब हर सब्जेक्ट की हो रही हैं, ठीक है। तो आप जो है सबसे बोलो कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करो। जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।